अभी क्या हुआ, अब भी प्लेन चेंज कर दी लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हाथ तोड़ के घुमा और नहीं सकता, मैं तो दिखा देता, लेकिन आप समझ जाओ ऐसे करके ये लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या पढ़ाई नहीं करने से मैं चोटी पकड़ के घुमा देता हूँ, तो ज्यादा ही झुका देते हैं, रगड़ाते हुए चले जाते हैं बाहर, हाथ और छिला जाते हैं। ठीक है, दो चार हमारी दीदी लोग भी होते हैं, पैर से स्कूटी वाली स्पेशल होती है, सीधा चले जाते हैं रगड़ाते हुए। वो अंकल बेचारा पैदल जा रहा था अपने पोते के ले जाके वॉक में, उसको भी रगड़ाते हुए ले गए। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। ठीक है, देखो समझना मेरी बात, बच्चों गौर से सुनना, ध्यान दो। कोई भी मूवेबल चार्ज दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। कौन कौन से दो तरीके? नहीं, एक होता है स्टैटिक चार्ज, दूसरा होता है मूवेबल चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब वेलोसिटी जीरो, रुका हुआ है, पड़ा हुआ है चार्ज। ठीक है, और पड़ा हुआ चार्ज अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बोलो बात क्लियर है? और वहीं अगर चार्ज को मैं भेज दूं, चार्ज को अगर मैं वेलोसिटी दे दूं, मूवेबल चार्ज अगर हो जाए, कोई चार्ज अगर चल रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ वही, इलेक्ट्रिक करंट। करंट एक ही है। ठीक है, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? करंट। क्या बोला जाता है बेटा? करंट। और आपने पढ़ा होगा बायो सेवर्ट्स लॉ, पढ़े नहीं पढ़े? वायर के अंदर करंट अगर ऐसे जा रही है तो ठक ठक रूल है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, फिर इधर, फिर इधर। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है कि नहीं? अरे पढ़े ना ये सब तो। यानी रुका हुआ चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और गतिशील आवेश यानी जो मूवेबल चार्ज है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करने वाला है? प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, दोनों क्या करने वाला है? प्रोड्यूस करने वाला है। अब जरा बात को समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये लोग एक तरीके से क्या करने लग जाए? अपने प्लेन को चेंज करने लग जाए अल्टरनेट मैनर में, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बनने लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर चार्ज सर्कुलर पाथ में राउंड एंड राउंड चक्कर काटेगा तो एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में इमिट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इमिट करेगा। सीधा वायर है, चार्ज अगर सीधा जा रहा है तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास में बायो सेवर्ट लॉ बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अगर वो चार्ज सर्कुलर पाथ में मूवेबल है तो क्या बनाएगा बेटा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, पेन देना बेटा, छोटे छोटे वाले दे पेन जल्दी, वो पिंक वाला मत देना, बस ऑरेंज दे, ग्रीन दे। ठीक है, हाँ ये देखो, ये ग्रीन वाला पेन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑरेंज वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक और पेन देना। ठीक है ठीक है, ये देखो है परपेंडिकुलर तीनों, ये डायरेक्शन है, वेव के जाने का डायरेक्शन है। अभी क्या हुआ? प्लेन चेंज कर दिए, लेकिन अब भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अभी क्या हुआ? अब भी प्लेन चेंज कर दिए लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हाथ तोड़ के घुमा और नहीं सकता, मैं तो दिखा देता, लेकिन आप समझ जाओ ऐसे करके ये लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे वेव। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी एक बात दिमाग में मेरे हिंट कर रहा है कि रुका हुआ चार्ज अगर होता तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर चार्ज मूवेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो सर्कुलर पाथ में मूवेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अपना प्लेन चेंज करते चले जाएंगे। उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि अगर कोई चार्ज अपने सर्कुलर पाथ में मूवेबल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। सर्कुलर मोशन सब लोग पढ़े हुए बच्चे, आपको मालूम है हर एक्शन का कुछ ना कुछ क्या होता है? रिएक्शन होता है, और सर्कुलर मोशन में भी ये चीज देखने को मिलता है। सर्कुलर मोशन में अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी तो बॉन्डेड सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, पढ़ाई नहीं करने से मैं चोटी पकड़ के घुमा देता हूं, तो अंदर की तरफ लगने वाला चोटी में टेंशन फोर्स वेट फोर्स की वजह से बाहर की तरफ लगने वाले mv² अपॉन r के बराबर होगा। इस वजह से
घुमाने पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल देख लो, जैसे कि सपोज हमारे भाई बंधु लोग होते हैं, गटरों के खिलाड़ी, मोड़ होता है, बोला जाता है कि वहां पर टर्निंग में थोड़ा सुला के मोड़ना चाहिए गाड़ी को, थोड़ा सुला के मोड़ना चाहिए गाड़ी को, थोड़ा झुकाना चाहिए। ये गटरों के खिलाड़ी लोग हैं, ज्यादा ही झुका देते हैं, रगड़ाते हुए चले जाते हैं बाहर, हाथ और छिला जाता है, ठीक है। दो चार हमारी दीदी लोग भी होते हैं, पैर से स्कूटी वाली स्पेशल होती है ना, सुन सुन मजा आएगा। मैं क्यों झुकूं, मैं आज तक नहीं झुकी किसी के सामने, है ना, मेरे को झुकाने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ, मैं झुकूंगी ही नहीं, सीधा चले जाते हैं रगड़ाते हुए। वो अंकल बेचारा पैदल जा रहा था अपने पोते के ले जाके वॉक में, उसको भी रगड़ाते हुए ले गए, ठीक है कि नहीं। तो अगर बाहर की तरफ वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो आप पाथ से दूर चले जाओगे, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया, रगड़ाते हुए अंदर गिर जाओगे, दोनों में दिक्कत है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये है न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। बाहर सर्कुलर पाथ में कौन चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन काट रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो प्यारे बच्चों बात को समझना, अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो इस न्यूक्लियस प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रख रहा होगा। बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा वो mv²/r होगा, है हाँ। अब ये ऐसे घूम रहा था। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या की, बदमाशियां, इलेक्ट्रॉन ने क्या की बेटा, बदमाशियां। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, मूव है, मूवेबल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ दिया, ठीक है। अब वेव छोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन कमजोर पड़ गया होगा ना, तो कमजोर पड़ने की वजह से अब इसका पाथ यहां ना होकर के थोड़ा सरक जाएगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ दिया, फिर पाथ और अंदर आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ दिया, फिर पाथ के अंदर आ जाएगा। तो जरा सा करते हुए धड़ाम से जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, गिर जाएगा ना। बना लिए एटम, हाँ भाई आ गया स्वाद, रदरफोर्ड को बोले, उसके बाद बोलता है तोर पाव पर तो गुरुजी नहीं बनाया एटम। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो रदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि अगर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करने की वजह से उसका पाथ सर्कुलर ना होकर के कैसा हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा, और धड़ाम से जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो गई। रदरफोर्ड से ये पूछा गया तो नहीं बता पाया, ठीक है। चलो एक सवाल, दूसरा सवाल ये उठता है, आप बोल रहे होगे मास्टर ऐसे प्लेनेट के साथ क्यों नहीं होता, है ना, ऐसा हम लोग जाते धड़ाम से जाके सूरज में गिर जाते, ठीक है कि नहीं, चिकन रोस्ट बना बना के खाते, चिकन से पहले तुम्हारा भी रोस्ट हो जाता, ठीक है। सुनना मेरी बात, वो बड़े बड़े प्लेनेट्स हैं। और दूसरी चीज, अर्थ एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसा है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड यानी कि कैसा निकाय, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में विलगित निकाय का कुल चार्ज हमेशा नियत होता है, नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। बोलो होता है नहीं होता है, जितने प्लस है उतने ही माइनस है। तो ओवरऑल अर्थ का चार्ज कितना है, 0। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0 था क्या, अब बोलना, अभी समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जाके अर्थ धड़ाम से जाके सन में नहीं गिरता, वहां चार्ज का खेल ही नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है। सन का चार्ज भी 0, हमारा भी चार्ज 0, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए ये चीज वहां पे नहीं हुआ। ये चीज समझ में आया सभी को। और दूसरी चीज, रदरफोर्ड को मैं बोला, रदरफोर्ड ठीक है, बोलता है बोल बे मास्टर, मैं बोला ठीक है, बदतमीजी कर रहा है। मैं बोला देख, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर काटता, बोलता है एक पेज तो पढ़ा दिया सामने, ठीक है। मैं बोला अच्छा, अब ये बता, एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में, जैसे सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे एक ही शेल में भर दूं, इधर ही भर दूं। तो बोलता तोर पाव पर हो गुरुजी, मोला का पता ही उसको नहीं था, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कैसे, जैसे आप लोग जमाते हो ना, 2 8 8 1 ऐसे जमाते हो ना, अरे जमाते नहीं जमाते, अरे जमाते हो ना, नहीं जमाते, ठीक है। जैसे देखो ये हो गया हमारे पास में कैल्शियम 2 8 8 2 है, ठीक है। और देखो अगर मैं ले लेता हूँ जिंक, तो जिंक कैसे हो जाएगा बताओ, जिंक कैसे हो जाएगा 30 2 8 18 2 है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना यार, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। और देख दादू, कोई भी एलिमेंट बोल दे, जो एलिमेंट बोल वो, ठीक है। आयोडीन ले लेते हैं, ये देख ले, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन फिर चेंज हो जाएगा, 2 8 18 18 7 हो गया, ठीक है। ऐसा थोड़ी है 53 एलिमेंट को यहीं डाल दूं,
इलेक्ट्रॉन को यही डाल दे, ऐसा नहीं होता ना। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों का एक पर्टिकुलर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि रदरफोर्ड बता नहीं पाया। रदरफोर्ड की 3 कमियां हैं। सबसे पहले एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाया, तीसरा कमी क्या है, ये उधार रहेगा, इसको मैं भविष्य में जब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा वहां समझाऊंगा। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से जो एटम का स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस बनना चाहिए, जबकि एटम का स्पेक्ट्रम जो होता है डिसकंटिन्यूअस बनता है। सुन के एकदम अजीब अजीब टाइप का लग रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताएंगे तो वहां अजीब अजीब नहीं लगेगा।